हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी देखे होंगे, हमने पिछली जो प्रश्नोत्तरी की थी वह जीडीसी उत्तर प्रदेश जीडीसी परीक्षा की थी दोस्तों 2020 की। उसी के तहत हमने 12 प्रश्नों को कर लिया था। आज ये 13वां प्रश्न है और प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं दोस्तों। और ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश करूंगी कि आप पहले वीडियो देख लें फिर इस वीडियो को देखें। और आप बहुत सारे पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज आप उन्हें करें और इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू और सोम प्रभु सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चीज़ बताए हैं। यदि आप उनका इतिहास पढ़ लिए होंगे तो यह प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को, ध्यान दीजिए, व्याख्या ही बहुत मज़ेदार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग से है। कहाँ से है? क्योंकि कबीर क्या थे? घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। वो हर जगह जाते थे और हर जगह बातें करते थे, सत्संग किया करते थे। तो क्या है ये, कहाँ से इसकी झलक इनको कहाँ से मिली थी? शुक्ल जी के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिली थी वह सूफियों से मिली थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सूफी कवि भी किसी एक परोक्ष ईश्वर को अपना प्रेम का आलंबन बनाते हैं और प्रेम के रहस्यवादी साधना में प्रवृत्ति होते हैं। वह परोक्ष शक्ति दिव्य और अलौकिक रूप वाली है। कैसी है? दिव्य भी है और अलौकिक रूप वाली है। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के भक्त कबीर मध्यकालीन संतों और भक्तों की परंपरा में एक शास्त्री तत्व ज्ञान और विज्ञान के क्या थे? प्रणेता थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को पूरा देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, अभी हम आगे इसी पे बात करेंगे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी क्या थे? वर्णों के जो वर्णाश्रम आपने देखा होगा ना, कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम को दोनों को धिक्कारे भी हैं अपनी कविता में। यदि आप उनकी हाई स्कूल या इंटर की कविताएं जब पढ़ेंगे, उनके जब पद पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कबीर क्या थे, क्या समाज के लिए वो करना चाहते थे। वो सारी चीज़ आप पीछे पढ़ चुके होंगे दोस्तों। मैं ये उम्मीद करती हूँ, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ें। छोटी क्लासों की किताब पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे से उन्हें समझ पाए थे। कबीर को क्यों समाज सुधारक कहा गया था, क्या उसके पीछे इतिहास था। ठीक है, और शुक्ल जी ने कबीर को बहुत कम महत्व दिया है क्योंकि जो वो सूफियों से प्रेम तत्व लिए थे, इसी वजह से कई बार यह आलोचना भी होती है कि पंडित होने के नाते उन्होंने कबीर को स्थान नहीं दिया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक इतिहासकार थे और हिंदी के एक अच्छे इतिहासकार थे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य में आदि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर के रहस्यवादी कवि व्यक्तित्व की ओर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का ध्यान आकृष्ट हुआ था। तत्पश्चात श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा रामचंद्र शुक्ल ने इसके रहस्यवाद पर विचार किया। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद में कबीर को एक सच्चा रहस्यवादी कवि बताया। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं किया। यही कारण था जो कबीर दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या किए? स्वीकार नहीं किए। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक आलोचना ग्रंथ के एक पाठ रूप और
अरूप, सीमा और असीमा में इस पर चर्चा की है। यदि आप कबीर को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूँगी आप एक बार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित है रचना, उसे ज़रूर पढ़ें। आलोचना ग्रंथ है इनकी, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें, आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, मैं कोशिश करूँगी कि पहले आंसर ना दिखे आप सबको। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? तो ये भी मज़ेदार प्रश्न है, क्योंकि ये दोस्तों आसान पेपर आप इसे नहीं कह सकते। यदि आप इस पेपर को बखूबी अच्छे से देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप उसे नोट डाउन करें। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी वीडियो में, यदि आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। यह मेरा छोटा सा परिवार है, इसे आप आगे ज़रूर बढ़ाएं। सुनने से ही व्यक्ति शुरू करता है दोस्तों, यदि सहयोग मिला तो ये भी चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बहुत ही लगन से मैं मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पे। आइए अब हम व्याख्या देख लेते हैं। आकाशवाणी शब्द के प्रचलन, सबसे पहले आप प्रश्न का उत्तर जान जाएं। दिसंबर 1957 ए नंबर का इसका आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश तिथि दिसंबर 1957 है। सन 1930 में सरकार ने इसे ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कहाँ ले लिया? अपने नियंत्रण में। और भारतीय प्रसार सेवा के नाम से उन्हें प्रचलित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो। देखिए 30 में क्या किए? ट्रांसमीटरों से अपने नियंत्रण में ले लिए। फिर इसको 36 में क्या कर रहे हैं? इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिए गए। 1957 में आकाशवाणी नाम से पुकारा जाने लगा। वही केस में 1957 में आकाशवाणी से जब रेडियो प्रसारण का युग आया, तब 1936 में सबसे पहले MB गोपाल स्वामी ने रेडियो से प्राप्त ध्वनि के लिए आकाशवाणी शब्द का उपयोग किया। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने किया, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। गोपाल स्वामी ने रेडियो से प्राप्त ध्वनि के लिए आकाशवाणी शब्द उपयोग किया। और वित्तल बिहार में ही भारत का प्रथम निजी रेडियो स्थापित कर लीजिए। वित्तल बिहार को भी आप ध्यान दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1957 में भारत के सार्वजनिक रेडियो प्रसारणकर्ता ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रसारण का नाम आकाशवाणी रख दिया। अनुभव किया गया कि आकाशवाणी शब्द भारतीय रेडियो प्रसारण सेवा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिरह वारिस रीतिकाल काव्यधारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। किसकी है? आप इसका उत्तर दीजिए। बोधा। क्या होगा? बी नंबर बोधा। आइए आप पढ़िए इसके बारे में बहुत अच्छे से। बिरह वारिस रीति काव्यधारा के बोधा कवि की क्या है? कृति है, ठीक है। बोधा हिंदी साहित्य के रैथकाल के कवि थे। उन्हें भी प्रबंध, वियोग, श्रृंगार की कविता के लिए जाना जाता था। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोधा की नीति संबंधी अनेक छंदों का उल्लेख किया है। बोधा की 2 कृतियां जो है प्रमुख हैं। बिरह वारिस आप सभी जानते होंगे। इश्कनामा UGC नेट का बहुत प्रिय प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने के लिए। आइए चलिए देखिए, बोधा की कृतियों को देख लीजिए, ठाकुर के भी देखिए, आलम को भी देखिए। बोधा, बिरह वारिस तथा इश्कनामा, ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठाकुर का जल्दी नहीं पूछा जाता, आलम का पूछा जाता है। वो भी आलम के लिए माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित तथा श्याम स्नेही, ठीक है। श्याम स्नेही आप नोट डाउन कीजिए, सुदामा चरित तो आप जानते ही होंगे। आइए एक बार देखिए घनानंद की कृतियां। घनानंद की कृतियों के बारे में अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए। सुजान सागर, सुजान हित, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कृपा कांड, निबंध, रस के वल्ली, यमुना यश, लोकसार, प्रीति पावस, पदावली तथा प्रकीर्णन छंद, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन इसको ध्यान दीजिए। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? ये भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बार बार TGT 2021 में भी यह प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। तो अर्धमागधी। चलिए आगे चलते हैं, जानिए इनके अच्छे से व्याख्या भी देख लीजिए। यहाँ से आप पढ़ लिए ना, तो एक प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में पक्का हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, जबकि धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ तथा पूर्वी हिंदी प्राकृत की परंपरा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं: खड़ी बोली,
कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। जबकि पूर्वी हिंदी के 3 शाखा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैंने एक ट्रिक बना रखा है, आप ध्यान दीजिए, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यदि आपने इस ट्रिक को भी याद रखा ना तो ये प्रश्न तो पक्का मिलेगा। बिसल देव रासो की नायिका कौन है? तो आप सभी जानते हैं कौन है, राजमती। ठीक है, ये इजी प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, व्याख्या एक बार फटाफट आप सुन लीजिए, पूरे प्रश्न को फटाक से पढ़ते हैं। बिसल देव रासो की नायिका राजमती है। बिसल देव रासो 16वीं सदी की रचना है, मिलान करने में आता है। लेखक नरपति नाल है द्वारा राजस्थानी में रचित है। किस भाषा में है? राजस्थानी। जिसमें अजमेर के बिसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ क्रिया एवं संज्ञा के रूप में भ्रंश पर आधारित है। इसकी भाषा में राजस्थानी गुजराती भाषाओं का मिश्रण, क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों सटे हुए इलाके हैं। इसमें बिसल देव के विवाह और उसकी उड़ीसा यात्रा तथा रानी के विरह का रोमांचक वर्णन है। यह एक नीति काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है? नीति काव्य है। नरपति नाल पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के सुप्रसिद्ध रचना बिसल देव रासो के कवि हैं। इस रचना में उन्होंने अपने को कहीं नरपति लिखा है और कहीं नाल। संभव है कि नरपति उनकी उपाधि रही हो और नाल उनका नाम। उनके जीवन से जुड़ी अधिकांश बातें, जैसा कि उनके समय कब का है तथा वो कहाँ के निवासी थे, अज्ञात है। कैसा है? अज्ञात है। बिसल देव रासो की रचना 14वीं सदी विक्रमीय की मानी जाती है, इसलिए नरपति नाल का समय भी इसी के आसपास माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नहीं है? उलटफेर, दुमदार आदमी और लबड़ घोघो, मर्दानी औरत। तो इसका क्या आंसर होगा? यदि आप दोस्तों प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने से ईमानदारी करें, उस प्रश्न को नोट करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा बी, लबड़ घोघो। एक बार इनके बारे में अच्छे से पढ़िए। जो प्रश्न नया लगे ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा, अपनी डायरी को एक नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम तक आप एक बार एग्ज़ाम के समय उसका रिवीजन करें और परीक्षा दें। आप सभी जानते हैं टीजीटी की परीक्षा टफ हो चुकी है। यदि आप इस पेपर को हल करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। लबड़ घोघो प्रसहन बद्रीनाथ भट्ट का है। ठीक है, प्रसहन है। प्रसहन का मतलब होता है जिसमें आप मतलब कि एक कॉमेडी समझ लीजिए, आज के दिन में कॉमेडी। जबकि उलटफेर दुमदार आदमी एवं मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद द्वारा रचित हास्य व्यंग प्रधान। वह देखिए, हम कहें ना कॉमेडी हास्य प्रधान। ठीक है, देखिए मिल भी गया, नाटक है। जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद तथा बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित नाटक का विवरण देख लीजिए। जीपी श्रीवास्तव, इनका ओरिजिनल नाम गंगा प्रसाद है। इनके नाटक देखिए, राज्याभिषेक 1910, उलटफेर 1918, नोकझोंक 1918। ठीक, फटाफट इनके और रचनाओं के बारे में आप ध्यान दीजिए। देखिए, दुमदार आदमी 1919 और गड़बड़ झाला 1919, मर्दानी औरत 1920, नाक में दम उर्फ 1926। नाक में दम का जो दूसरा नाम है जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ का जूता मियाँ का सर। विवाह विज्ञापन 1927, भूलचूल 1928, मिस अमेरिकन 1929, चोर के घर छिछोर 1933, चाल बेढब 1934, साहित्य का सपूत 1934, श्यामी चौखटानंद 1936। बद्री नारायण भट्ट नाटक प्रकाशन वर्ष है कुरवन दहन 1912, वेन चरित्र 1921। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास एक रचना आप देखे होंगे, कवि निराला की है तुलसीदास, याद रखिएगा, इनका नाटक है दोस्तों। ठीक है, आप इसे बहुत ज़्यादा जो है कि मार्क करके रखने का प्रयास कीजिए। देखिए तुलसीदास 1922, दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, एक नाटक है, इसे भी आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद चुंगी की उम्मीदवारी, लबड़ घोघो, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए फटाफट। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यूमाई,
ऐसे जग जग में रहें, गुर को भूले नाय। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? पीहर माने होता है मायका, ठीक है, पति, सॉरी पति। तो आप बताइए क्या है? तो इसकी रचना ये पंक्ति किसकी? सहजोबाई, रैदास, कबीरदास, सुंदरदास। इनके भी रचनाओं से आप परिचित होंगे, सहजोबाई को हो सकता है आप पढ़े हों, लेकिन सुंदरदास को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इनसे प्रश्न परीक्षा में निश्चित होता है, ठीक है। तो यह आंसर किसका है? सुंदर दास जी का। चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न के बारे में फटाफट अपना जो है कि ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुंदरदास की कुल छोटी बड़ी 42 रचनाएं। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यूजीसी नेट का बहुत प्रसिद्ध रचना, ठीक है। रचनाएं प्रसिद्ध है, इनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास संस्करण पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित होकर सुंदर ग्रंथावली नाम से दो भागों में है। पहला है राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जबकि ध्यान दीजिए, कबीर के बारे में थोड़ा सा जानिए। कबीर क्या थे? अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं किसी काव्य की रचना नहीं की। उपदेश देते समय उन्होंने जिन दोहों अथवा पदों का प्रयोग किया, उन्हीं को उनके धर्मदास आदि शिष्यों ने संग्रहित कर लिया। पूछा जाता है कबीरदास की जो रचना है बीजक, उसका संपादन कौन किया? तो धर्मदास, ठीक है। बस वही कबीर का काव्य है बीजक। कबीर की रचनाओं का संग्रह है। क्या है? संग्रह है बीजक, जिसके अंदर साखी, सबदी, रामायणी 3 भाग हैं। कबीर ग्रंथावली तथा कबीर रत्नावली नाम से भी कबीर के कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सहजोबाई, देखिए सहजोबाई की एक प्रमाणिक कृति सहज प्रकाश है। सहजोबाई ने दोहा, चौपाई, कुंडलियां लिखी है। सहजोबाई ने अपनी रचनाओं में गुरु को ईश्वर से भी अधिक मान्यता दी है। पूछा जा सकता है यह कथन किसका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और ध्यान दीजिए नेक्स्ट प्रश्न। संत रविदास को पढ़ लीजिए। संत रविदास प्रभावित भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है। रविदास के आदर्शों और उपदेशों को मानने वाले रैदास पंथी कहलाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास की यह पंक्ति मनुष्य को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। रविदास के पद नारद भक्ति सूत्र, रविदास की वाणी आपके प्रमुख संग्रह हैं। साहित्य लोचन के लेखक नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे? श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन माने होता है आँख, ठीक है। सुंदर दास, आँख क्या होती है? सुंदर होती है। ऐसे इसकी कोडिंग कर लीजिए आप, ध्यान दीजिए। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन एक आलोचक ग्रंथ है। क्या है? साहित्य लोचन जो इनकी रचना है वो क्या है? आलोचन ग्रंथ है, ठीक। आलोचना या समालोचना किसी विषय वस्तु की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। इसमें पाठ क्या है? अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। विकल्प में दिए गए लेखकों की रचनाएं तथा उनका प्रकाशन वर्ष देखिए। नामवर सिंह का सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, पृथ्वीराज रासो 1956, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954, छायावाद 55, इतिहास और आलोचना 57, नई कहानी, ये कहानी विधा में भी अच्छा काम किए हैं, और कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न। एक रचना और है, जो है एक नामवर सिंह की है, एक किसकी है, आप कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद 1989, आलोचना के मोह 2005, श्याम सुंदर दास की रचनाएं देखिए। साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923,
हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूप रहस्य 1931, मेरी आत्म कहानी 1941, साहित्य लेखन 1945। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न ये है, संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? ठीक है, नैषध चरित 1899, नाट्यशास्त्र 1904 और विक्रमांक देव चरितचर्या 1907, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, संपत्ति शास्त्र 1907। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए प्रश्नोत्तरी को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट आप इनकी रचना को देख लीजिए, गुलाब राय की। ठीक है, शांति धर्म 1913, मैत्री धर्म 1913, कर्तव्य शास्त्र 1915, तर्कशास्त्र 1916, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास 1917, फिर निराश क्यों 1918, नवरस 1933, प्रबंध प्रभाकर 1933, निबंध रत्नाकर 1934, विज्ञान विनोद 1937, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1940। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बलिदान शब्द यदि आप देखेंगे ना तो लगभग भगत सिंह भी वही हैं, चंद्रशेखर आजाद। यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी को आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। आप वीडियो को पॉज करिए, यदि आपको लगे कि नोट डाउन भी कीजिए जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तभी आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी एक भारतीय पत्रकार थे। पूछा जा सकता है क्या थे? पत्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने नेता तथा स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह असहयोग आंदोलन और भारत के स्वतंत्र आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक थे, जिन्होंने कवि विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 93 का अनुवाद किया था और ज़्यादातर हिंदी भाषा के समाचार पत्र प्रताप के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट देखिए। सियाराम शरण गुप्त दीर्घकालीन हिंदी सेवाओं के लिए 1962 ईस्वी में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किए गए। उनको सन 1941 ईस्वी में पुरस्कार सुधाकर पदक नागरी प्रचारणी तथा वाराणसी द्वारा प्रदान की गई। एक प्रश्न यहाँ से मजेदार है, हम आपसे पूछते हैं, आप लोग हमें उत्तर दीजिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की जो पत्रिका थी वो कैसी पत्रिका थी? ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाराणसी द्वारा प्रदान किया गया था। आपकी प्रमुख रचनाएं उनका प्रकाशन वर्ष, मतलब आप समझिए सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, आद्रा 1927, विषाद 1925, दुर्वादल 1924, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मेघमयी 1936, बापू, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, बापू, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946। कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकोक्ति। बड़ा इजी प्रश्न है, ये लोकगीत है। क्या है? यह लोगों द्वारा गाई जाने वाली गीत है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, अब इसको एक बार अच्छे से जान जाइए। यहाँ से भी प्रश्न बार बार यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि मिलान वाला प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों कि कौन सी जो है कि लोक साहित्य किस की है, मतलब किस प्रदेश की है। ठीक है, मतलब कि कजरी है तो कहाँ की है, सोहर है तो कहाँ का है, ये सब ऐसे करके प्रश्न मिलाने के लिए पूछा जाता है। एक बार आप ध्यान दीजिए, कजरी लोक साहित्य लोकगीत विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को समझ पा रहे होंगे, बिहार से जो इलाके सटे हुए हैं। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है।
किसान महिलाएं जो होती है ना, अपने खेत में काम करते हुए भी कजरी को गाती हैं। कजरी गायन में बनारस घराने की खास दखल है। कजरी के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, जो मूलतः बनारस, बलिया, चंदौली और जौनपुर के क्षेत्र में गाया जाता है। अंग जनपद के अंगिका लोकगीतों को निम्न श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संस्कार, आप जो 16 संस्कार होते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, विभिन्न प्रकार के, आप उनको देखेंगे। ये कहाँ के होते हैं? ये 16 प्रकार के होते हैं। कितने संस्कार होते हैं जीवन में एक मनुष्य के? 16। देखिए ध्यान दीजिए, सोहर होगा, खिलावन होगा, मुंडन, जनेऊ, विवाह, कोहबर और बेटी विदाई, समझावन, गवना आदि गीत। ठीक है, ऋतु गीत देखिए, इसके अंतर्गत कजरी, बारहमासा, फगुआ, चैता आदि गीत आते हैं। व्यवसाय तथा श्रमिक गीत, इसके अंतर्गत उत्सार, रोपनी, कोल्हू, मल्हार आदि गीत आते हैं। पर्व त्योहार के गीत, जो त्योहार होते हैं उनके गीत, जैसे ललई छठ पे छठ गीत होती है, तीज होती है, ज्यूतिया ये भी पूर्वी जो है कि तरफ ही होता है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कर्मा, बिहुला, बिसहरी और गीत आदि गीत गाए जाते हैं। धार्मिक गीत, जैसे शादी वगैरह में जो गीत होते हैं उन्हें धार्मिक गीत कहते हैं। जैसे माता शीतला माता का गीत, प्रभाती, निर्गुण, ग्राम देवता आदि गीत आते हैं। लीला गीत होते हैं, इसके अंतर्गत झूमर, झूलन गीत आते हैं। लोरी, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह शाम माताएं, दादी, नानियाँ के द्वारा लोरी गाई जाती है। बाल क्रीड़ा गीत, इसके अंतर्गत खेल गीत आते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। यह भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपको जो है कि थोड़ा सा आप अपना दिमाग इधर उधर किए, ये प्रश्न गया आपसे। यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। सबसे पहले परीक्षा में आप ये ध्यान दें कि अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, उसे अंडरलाइन करें ताकि आपका दिमाग वहाँ क्लिक करे। ए, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, बिल्कुल सही। और हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, ये भी बिल्कुल सही। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। तो आप जानते हैं उदंत मतलब उगता हुआ सूरज। ठीक है, उदंत मार्तंड का मतलब सूर्य होता है, उदंत माने उगता हुआ सूरज। इसके संपादक कौन थे? मतलब युगल किशोर थे। ठीक है, डी है उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। आप जब देखेंगे ना, युगल नहीं है यहाँ पे, यही जुगल किशोर है। क्या है? जुगल किशोर है। ठीक है, यहीं पे आप मिस्टेक कर जाएंगे, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं और फटाक से जो है कि उदंत मार्तंड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। आप ध्यान दीजिए, जुगल किशोर है, ये शुद्ध हो गया। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, बिल्कुल सही है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले में, कहाँ से कोलू टोला, ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। मोहल्ले के 37 नंबर अमरतल्ला गली से जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी साप्ताहिक पत्र इस को निकालने का आयोजन किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे जुगल किशोर? ये कहाँ के, आप ऊपर आपने देखा था कानपुर के निवासी हैं, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। उदंत मार्तंड पुस्तकाकार, ये आकार है 12x8, छपता था तथा हर मंगलवार को निकलता था। किस दिन निकलता था? मंगलवार के दिन। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियां प्रकाशित होती थीं तथा उस समय के वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक जानकारियों को भी महत्व दिया जाता था। इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालन मध्य देशी भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, एक पॉइंट और देख लीजिए फटाक से। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना प्राय असंभव था। कंपनी सरकार ने ईसाई मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु कंपनी से मतलब वही जिस समय उस समय यहाँ पे जो कंपनियां शासन कर रहे थे अन्य देशों को लोग, जब आप इतिहास पढ़े होंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ईसाई मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा
दे रखी थी, परंतु बहुत प्रयास के बावजूद उदंत मार्तंड को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि इसके संपादक कहाँ के थे, अपने लोग थे, इसीलिए ध्यान दीजिए उनको सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इस पत्र के कुल 79 अंक थे, 79 अंक प्रकाशित हो पाए थे कि 1.5 साल बाद दिसंबर 1827 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद हो गया। बार बार पूछा जाता है, इसको शुरुआत हुई 30 मई 1826 से, कभी ये भी पूछा जा सकता है यह कब बंद हो गया। तो मजेदार प्रश्न है, आप इन्हें बिल्कुल ध्यान दें। दिसंबर 1827 ईस्वी को क्या हुआ, बंद हो गया। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, फिर आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे दोस्तों, ताकि आप भी उबे ना, क्योंकि प्रश्न थोड़े से टफ हैं और आप ये थोड़ा सा माइंड इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, उपेंद्रनाथ अस्का का उपन्यास गर्मराख किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो आप जो है कि ध्यान दीजिए, अभी ये प्रकाशन कब हुआ, आप बहुत ही करीब करीब के आंसर देखेंगे आप, तो आंसर रखे हुए हैं। 1954 भी है तो 52 भी है, 40 है तो 38 भी है, 2 साल का अंतर यहाँ पे देख लीजिए सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। ध्यान दीजिए, उपेंद्रनाथ अस्क का उपन्यास गर्मराख सन 1952 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्रनाथ अस्क गर्मराख और गिरती दीवार हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा के उपन्यास है। अस्क जी की कहानियां प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख से यथार्थवाद तथा अथवा विकास क्रम से प्राप्त विशुद्ध यथार्थवादी परंपरा की हैं। अस्क जी का उपन्यास कहानी, कला और रचना शिल्प स्पष्ट कथा तत्व के सहित मूल्यतः चरित्र के केंद्र बिंदु से परिपूर्ण है। अस्क जी के समस्त चरित्र, उपन्यास, नाटक अथवा कहानी किसी भी साहित्य प्रकार में सर्वथा यथार्थ है। उनके ध्यान दीजिएगा, उनसे सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की समस्याओं द्वारा द्वेष का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि उन्होंने जो समाज में, देखिए साहित्य समाज का दर्पण है। सबसे पहले आप जानिए यह कथन किसका है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके बाद आप देखिए, जब कोई भी लेखक लिखता है उस समय जब उसके अंदर का कवि जगता है, जो चीजें उसके माइंड में आती हैं वही लिखता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अस्क जी को सन 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। तो दोस्तों आज के रहे ये 24 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि इसमें भी मेरी थोड़ी सी भी अगर लगे कि हम आपके तक सहायता पहुँचा पा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं भी चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।